हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज शाह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुहल आईएएस पर। ठीक है। सो एवरीवन प्लीज़ लिसन। देखिए क्या है ना कि बीपीएससी के मेंस प्रिपरेशन में आप सबको पता है करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, तो रोल तो है। तो बड़ी बात यह है कि आईआर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे पूछे जाते हैं आपके मेंस में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आईआर का तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत टॉपिक्स हैं, क्या किया जाए, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कैसे किया जाए कवर। देखिए लास्ट ईयर जब मैं मेंस लिख रहा था यूपीएससी का, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि भाई करंट अफेयर का कोई और छोड़ नहीं है ना, कोई कोचिंग वाला भाई 100 टॉपिक दे दिया। भाई ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है ना कि 100 टॉपिक्स को आप कवर करो। भाई पढ़ना नहीं है ना, उसको याद भी तो रखना है, उसको कॉपी में उतारना भी तो है याद करके, है ना। तो चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है। तो फिर लोग कैसे करते हैं, तो लोग ना बड़ा स्मार्ट खेलते हैं। ठीक है। जिन लोगों ने किया है ना, उनको पता होती है करनी क्या है और क्या छोड़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट है छोड़नी क्या है। तो ये पता चलता है आपको पीवाईक्यू देख करके। अब पीवाईक्यू सिर्फ देख करके नहीं, उसको थोड़ा रिसर्च करके कि किस टाइप के और किस लेवल के और कहाँ से करंट अफेयर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमने रिसर्च किए आपके बीपीएससी मेंस को, आईआर के क्वेश्चंस को, और हमने फिर बहुत सोर्सेस जैसे सनसेट टीवी के सोर्सेस थे, उसके बाद आपके इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन चीज़ें थी, फर्स्ट पोस्ट थी, कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वगैरह उनके कंपाइलेशन 365 में। ये 4-5 जगह और भी कुछ चीज़ें हैं, इधर वेबसाइट्स हैं, वहाँ से हमने चीज़ें कवर की हैं। और ये करने मुझे लिटरली जब से मैं बैच 1 लॉन्च किया हूँ 2 तारीख से, और अभी बैच 2 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे लगता है मिचुअली 10-12 दिन से इस पे काम कर रहा हूँ कि भाई बच्चों को ऐसा कौन सा टॉपिक्स दिया जाए कि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो हमने आपके लिए ना 20 टॉपिक के आसपास 20-22 टॉपिक्स लाए हैं पिछले 1 साल में। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप संरक्षण बैच से जुड़े हो, तो आपको एक फ़ायदा क्या है कि आपको ना इसका पूरा कंटेंट मिल जाता है स्ट्रक्चर तरीके से, और उसका डिस्कशन लेक्चर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेंस के संरक्षण से नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है, आपको ना एक रिक्वेस्ट है, आप इस टॉपिक पे ना एटलीस्ट आप ना कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब प्लीज़ देखिए, मैं कहता हूँ आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी कुछ कर रहे होंगे, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट टू प्लीज़ इस 20 टॉपिक का नोट्स। देखिए 20 टॉपिक मतलब 20 पेज है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका बहुत सारा कॉमन तो होगा ना आप जहाँ पढ़ रहे होगे। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ये 20 टॉपिक से आप कवर कर लो, आई हाईली रिक्वेस्ट। ठीक है। तो चलिए हम कवर करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला क्या है ना कि अभी इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पूरे 10 साल हो गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि इंडिया ने जो ये पॉलिसी लाई थी, इनके पीछे उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए और हाउ सक्सेसफुल हम रहे। ठीक है। वो चीज़ें और आगे जो चैलेंजेस हैं वो क्या है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, बस इतना कवर करना है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है। फिर इंडिया और ग्लोबल साउथ के बारे में चीज़ें जाननी है आपको कि इंडिया का रोल कैसे ग्लोबल साउथ में बढ़ रहा है और क्या क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि आप सबको पता है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इवन पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और कुछ बिटर रिलेशन भी हमारे साथ है, जैसे मालदीव्स वगैरह सब हैं। तो इंडिया कैसे इंगेज कर रहा है और इंडिया की क्या पॉलिसी है इन चीज़ों को लेकर के। अब प्रॉपर ग्लोबल साउथ अगर देखो तो अफ्रीका तक तो सब कवर हो, उन चीज़ों को लेकर के इंडिया का पोजीशन और इंडिया ने क्या चीज़ों में स्टेप्स लिए वगैरह तो जाननी पड़ेंगे आपको, और क्या चैलेंजेस। उसके बाद इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको प्रॉपर 25 साल हो गए जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को कवर करना।
ठीक है, कि राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले भी बोला था ना कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है उसको रिवर्ट भी कर सकते। तो जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है इंडिया का, जो पॉलिसी, क्या हम कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक हो गए हैं? क्या हमें ये चीज़ बदलनी चाहिए, और बदलनी चाहिए तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना? इनके बारे में आपको पेरिफेरी में तैयार करना है, ठीक है जी, कि क्या सच में डिटरेंस है कि नहीं है ना? फिर इंडिया यूएस का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक है ना, हर तरीके से कवर करनी है। और इंडिया ने अभी सोसा एग्रीमेंट भी साइन किया था, डिफेंस कॉपरेशन वगैरह सब वो देखनी है, और इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वगैरह सब, ये आईसीटी वाला एग्रीमेंट वो देखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वॉर चल रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, है ना, तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है वो जरूर देख लीजिएगा। और मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स और इंडिया का यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है वो देख लीजिए, और इंडिया कैसे इंगेज कर रहा है वो जरूर देख लीजिएगा, चैलेंजेस वगैरह सब, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वे फॉरवर्ड तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया सेमीकंडक्टर को बहुत एग्रेसिवली डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें सिंगापुर के साथ डील किया है, तो उनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। सिंगापुर से हम इंडिया सिंगापुर रिलेशन थोड़ा देख लीजिएगा सेमीकंडक्टर को भी लेकर के। फिर अभी के समय में ये जो टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है ना, तो ये मतलब क्या है और इंडिया कैसे अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यूज़ करता है, वो इंसिडेंसेस आपको दिखाने हैं ओवर द ईयर्स। और इंडियन डिप्लोमेसी फ्रॉम द सिंस लास्ट आई वुड से 7 ईयर्स, इंडिया का जो डिप्लोमेसी है वो कैसे वाइब्रेंट रही है और असर्टिव हुई है फ्रॉम डिफेंसिव पोस्चर, वो चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है, शो करनी है। और क्या चैलेंजेस हैं इंडियन डिप्लोमेसी को अभी के समय में, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं, तो वो भी ये चीज़ याद रखनी है। और इंडिया का की फोकस क्या है अपनी डिप्लोमेसी में अभी, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया ने जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो मैं आपको इन्वायरमेंट में कवर करवाऊंगा, तो ये जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कि ये क्यों बनाया गया, इनका क्या रोल है, पर्पस क्या था, चैलेंजेस क्या है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अनस्टेबिलिटी आ गए, सीरिया का रेजिम चेंजेस हो या वॉर हो, टेररिज्म वगैरह सब हो, तो ये कितना इफेक्टिव है, क्या सच में इसको रियलाइज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और इसको क्या पर्पस था, चैलेंजेस क्या, वो देख लीजिएगा। इंडिया यूरोप का रिलेशनशिप, स्पेशल फोकस थोड़ा फ्रांस, यूके, इटली का देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया इंगेज कर रहा है, FTA साइन वगैरह सब कर रहा है, वो देख लीजिएगा। इंडिया का G7 कंट्री के साथ, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, वो देख लीजिएगा। क्वाड का इम्पोर्टेंस देख लीजिएगा, ठीक है, और चैलेंजेस वगैरह सब देख लीजिएगा। और इंडिया का क्या पोजीशन है क्वाड में, वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर वेस्ट एशिया में, क्योंकि सीरिया में रेजिम चेंज हुआ एज आई सेड, वहाँ पे इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का क्या स्टेक है, इंडिया कितना इंटरेस्टेड है, इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारा क्या इंटरेस्ट है, चाहे वो डायस्पोरा हो या अदर इन्वेस्टमेंट हो, उसको लेकर के क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया कैसे उसको डील कर रहा है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वगैरह सब, वो चीज़ें आपको तैयार करनी है। एक टॉपिक एक पेज, दैट्स इट, ओके। ट्रम्प सरकार दोबारा आ गए हैं, तो आप सबको पता है कि ट्रम्प मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव बिल्कुल नहीं करते, वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो पेरिस डील से निकलने की बात हो, WH को निकलने की बात हो वगैरह वगैरह। तो उनका आने से वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे, क्या चैलेंजेस हैं इंडिया पे भी और वर्ल्ड पे भी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंज है ना ट्रम्प थोड़ा। G20 ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, की आउटकम देख लीजिएगा। और इंडिया में जब हुआ था तो इंडिया का क्या रोल रहा था उसमें, चाहे वो टू शोकेस इटसेल्फ एज ए विश्व गुरु, विश्व मित्र, और एज द ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन को इन्हेंस करने के लिए बाकी चीज़ें उन्होंने की थी। अब ठीक है, एज अपना स्टैंडिंग स्टेचर किस तरह से ओवर द ईयर्स चीज़ें बढ़ी हैं इंडिया की, वो दिखानी है आपको, ठीक है। ब्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे जो मल्टीलेटरलिज्म है उनको बढ़ावा देता है, ब्रिक्स, इंडिया का क्या पोजीशन है, ब्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड में इंडो पैसिफिक आने वाले समय में भी और अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, सारा का सारा जो अटेंशन है कहीं ना कहीं वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही है, तो वहाँ पे
इंडिया का इंगेजमेंट दूसरे कंट्री के साथ किस तरह से है, क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया का इस पे कोई पॉलिसी है भी नहीं है, वो थोड़ा देखना है। इंडिया का रिलेशन एशियान के साथ आपको देखना है, कल्चरल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और चैलेंजेस एंड बाकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना। उसके बाद सेम विथ गोज विद द SCO एंड इंडिया, ठीक है। उसका कवर इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। तो ये 19 टॉपिक हैं टोटल, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैं आपको संरक्षण बैच में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो वी हैव फरवरी एंड मार्च, तो 2 महीना तो है ही ना हमारे पास। तो इस 2 महीने का जो भी 5-6 और ऐड होंगे तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इनका जो बच्चे हैं जो संरक्षण से जुड़े हैं उनको इनका बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन पे हैंड हेल्ड जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर तरीके से आपको मिल जाएगा, और प्लस उस पर डिस्कशन भी मिल जाएगा, ठीक है। जो नहीं है बच्चे संरक्षण के, आपको बस क्या करना है जी, आपको इस पे ना नोट्स तैयार कर लेनी है बैठ के। बिलीव में 20 टॉपिक है, 20 पेजेस, एंड यू आर सॉर्टेड विद द IR न्यूज। मुझे लगता है इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये 20 टॉपिक करंट अफेयर से तैयार करके जाइए, जिस तरह हमने पॉलिटी से दिया, बाकी टेक्नोलॉजी से दिया, उसी तरह मैं आपको IR से 20 टॉपिक्स दे रहा हूँ, इसको आप कवर करके जाइए। मेरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है एवरीवन। सो मैं हूँ सूरज झा, और अगेन मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दिस इज़ अगेन सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।